वेलकम एवरीवन। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज की छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइट के बारे में जानेंगे। उसके बाद लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिरर्स के बारे में, यानी कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्रैक्शन हम अभी नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है किसी भी मिरर में। और उसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है मिरर में। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट का मतलब क्या होता है? अब लाइट का मतलब प्रकाश होता है, सब लोग यही बोलेंगे, उजाला, प्रकाश। लेकिन लाइट है क्या एग्जैक्टली? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि एक एनर्जी के एक वेव है जो एनर्जी कैरी करती है। तो हम लाइट एक्चुअली एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, उसे हम एकदम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन की बात की जाए तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस तरह से लाइट को बता सकते हैं। वरना लाइट को हम एक वेव के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, लाइट को हम पार्टिकल के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। और बिना लाइट के कॉन्सेप्ट को समझे हम इनविजिबिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते। और उसी तरह से अगर मैं ये कह दूं तो ये भी गलत नहीं होगा कि बिना लाइट के कॉन्सेप्ट्स को समझे हम टाइम ट्रैवल के बारे में भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो अभी तक की नोन चीज़ों में सबसे तेज़ स्पीड है। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइट की स्पीड क्या होती है, तो लाइट की स्पीड को हम सी से दिखाते हैं, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी स्लो है, इससे तेज़ तो शायद आप लोग दौड़ लेते होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, जो हम पढ़ने वाले हैं। हम लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहली है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट की कोई रे गिरती है और वो वापस गिरने के बाद तुरंत वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा दूँ, एक लाइट रे है जो कि कुछ इस तरह से आई, ठीक, और क्या हुई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई कुछ इस तरह से। और अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन को बनाता हूँ तो ये इस लाइन से एकदम इक्वल एंगल बना रही है। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये कैसे एंगल है? दोनों सिमिलर एंगल है। ये जो रे आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस लाइन का एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। बहुत ही नॉर्मल सी लाइन दिखने वाली है, ठीक। अब नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराती है उस पॉइंट पे, उस एग्जैक्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, उस पॉइंट पे हम सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो जैसा कि ज्योमेट्री देख के साफ साफ समझ में आ रहा है, ये दोनों एंगल सेम है। तो इस एंगल को जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं इस फिनोमेना में, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में है। मतलब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के, जैसे हम फिगर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पड़ेगी, तो नॉर्मल के राइट साइड पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। और दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की। अब रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन भी कोई बवालिया चीज़ नहीं है। रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है, जो वाइट स्पेस है, ये सपोज़ कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है। और ये सपोज़ दूसरा मीडियम है, यानी अगर मैं कहूँ कि M1 एयर है और M2 ग्लास है, चलिए हम कुछ ऐसा मान लिया, कुछ भी मान लें। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है? रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, सपोज़ ये मैंने बनाई एक इंसिडेंट रे, ठीक है, ये ऐसे है। अब सपोज़ यहाँ पे ये जो मीडियम है अगर चेंज ना हो रहा था, ये इंटरफेस है, ये जो लाइन है जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, इसे हम कहेंगे इंटरफेस, जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला एक प्लेन है। तो लाइट जैसे अगर ये मान लीजिए मीडियम नहीं होता है यहाँ पे, तो लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आगे निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे ऐसे आई और
सपोज़ अगर मैं कहूँ कि इस सरफेस पे बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर ही हम नॉर्मल बनाएंगे हमेशा। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट लगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट हो गया। ठीक, तो अब लाइट रे क्या होगी, देखिए लाइट रे को जाना तो ऐसे था कुछ, बिल्कुल ऐसे ही निकल जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, रिफ्रैक्शन अगर होता है जैसे ही मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन ज़रूर होगा। अगर मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन होना ही होना है। तो लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बेंड होती है, इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यानी कि जो लाइट रे है या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन है लाइट रे की, ठीक है, ऐसे ही जा रही थी, ये ओरिजिनल पाथ था। लेकिन अब क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, अब या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। तो हम मान लेते हैं नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी पहली चीज़, तो ये आपकी वही सेम केस हो गया, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। नहीं नहीं, इस केस में हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसे भी हम आराम से ही डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है आगे। तो कुछ डेफिनेशंस देख लें जो मैंने बताया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो लाइट क्या होती है बेसिकली, जैसे मैंने बताया सबसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसा फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे गिरती है और वहाँ से बाउंस बैक करती है, किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे गिरती है और बाउंस बैक होकर के यहाँ पे जैसा लिखा है सेम मीडियम, अगर बाउंस बैक करेगी तो सेम मीडियम में जाएगी, तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, हमने भी पिछले एग्जांपल में क्या देखा कि यहाँ पे मीडियम का चेंज हुआ, इंसिडेंट रे आई, इंटरफेस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया इसने, और मीडियम का चेंज हुआ, और मीडियम के चेंज होते ही इसने अपने पाथ से खुद को डेविएट कर लिया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब कुछ बात करते हैं रिफ्लेक्शन से एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में। सॉरी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, तो इंसिडेंट रे मतलब जो रे आती है स्ट्राइक करती है, जो रे स्ट्राइक करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे बाउंस बैक करती है टकराने के बाद, इंसिडेंट रे आई तक टकराई, उसके बाद जो रे बाउंस बैक करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उस पॉइंट पे अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए तो उसे नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सिंपल है, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, जो इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिसकी हम इमेज बनाते हैं या जिसकी इमेज रिफ्लेक्शन के बाद बनती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन को ही हम इमेज कहते हैं। शीशे में हम खुद को खड़े होकर देखते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट है, और शीशे में जो हमारी इमेज बन रही है उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने अभी पढ़ा था, हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की थी, मैंने आपसे दो चीज़ें ऑब्जर्व करने को कहा था, हमने एग्जैक्टली वही चीज़ें, उन्हीं को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो हर केस में ट्रू होता है, हर केस में इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर हम बात कर लें, किसी भी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि किसी भी मिरर की अगर मैं बात करूँ तो हम मल्टीपल नॉर्मल बना सकते हैं। सपोज ये मिरर का सरफेस है, नीचे वाला हिस्सा मैंने क्या किया है, पॉलिश किया है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिव है। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो एक नॉर्मल ये भी हो सकता है, एक नॉर्मल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन हम नॉर्मल किसको मानेंगे, हम कौन सा नॉर्मल मानेंगे, सारे नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम नॉर्मल उसको मानेंगे। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये इस तरह से कुछ स्ट्राइक की, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा हम वहाँ से अपने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह को देखने का। ठीक है, तो अभी मैंने जैसा कहा कि ये किसी भी सरफेस पे अप्लाई हो सकता है, किसी भी सरफेस मतलब किसी भी, तो आइए देखते हैं वो किसी भी सरफेस की जिसकी मैंने बात की थी वो कौन सा सरफेस है एग्जैक्टली। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक इरेगुलर सरफेस की,
अब इर्रेगुलर सर्फेसेस क्या होते हैं? अगर मैं इर्रेगुलर सर्फेस की बात करूँ, इर्रेगुलर सर्फेस मतलब ऐसा ही बिल्कुल ऊबड़-खाबड़ रोड, जिसमें कोई सिमेट्री ही ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की, अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएगा कोई? आप तो कहेंगे सर ये तो सर्फेस एकदम ख़राब है, ये कैसा वो तिरछा-मिर्चा सर्फेस है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होगा? जैसे अब मैंने ये क्या बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर मैं इस पॉइंट को ज़ूम करता हूँ सपोज़, और ज़ूम किया मैंने, ठीक है? तो मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ? मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो ये सरफेस है, यानी कि जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये कुछ इस लाइन की तरह नहीं बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको सरफेस को थोड़ा-सा बड़ा करूँ, मैं इस पॉइंट की सिर्फ़ बात कर रहा हूँ। ये सरफेस चाहे जितना ऊबड़-खाबड़ था, लेकिन जब मैंने इसको ज़ूम किया, एकदम घुस गया इस सरफेस में। तो मैंने पाया कि ये सरफेस का जो थोड़ा-सा नेचर है, वो इस लाइन की तरह है, इस पॉइंट पे सिर्फ़। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है, आप सबको पता है, मैंने भी बताया था। हमेशा एक ही लाइन होती है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, वो होती है नॉर्मल। तो ये हमने बना दिया नॉर्मल। अब सपोज़ हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे भेजी। सरफेस के इस पॉइंट पे हमने इंसिडेंट रे भेजी, और यहाँ से जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट? तो ये आपकी आई इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ईज़ी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमेट्री बिल्कुल बन रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिख रहा है हमें साफ साफ, जो कि होगा भी, क्योंकि नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होगा। और दूसरी चीज़ जो हमें दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नॉर्मल कहाँ वाली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस यहाँ पे हम बहुत सारी नॉर्मल बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, सपोज मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगी? सपोज सरफेस का बिहेवियर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ इस तरह से जाएगी। मतलब अलग हो सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर सरफेस के बिहेवियर के हिसाब से। तो हम जिस नॉर्मल की बात करेंगे वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी कि इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। किस पॉइंट की? इस पॉइंट की, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये जो तीनों चीज़ हम देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या है? तीनों सेम प्लेन में लाई कर रही है। कहाँ पे लाई कर रही है? तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसका मतलब किसी भी सरफेस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो रेगुलर, अभी तक हमने जो सरफेस देखा था, हमने एकदम प्लेन सरफेस देखा था, सीधा था, एकदम बराबर था, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह मक्खन होता था अभी जो सरफेस हमने देखा अभी तक। लेकिन अब जो ये सरफेस है, ये थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट डालेंगे, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट डालेंगे, और वो नोट क्या होगा? वो नोट ये होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर सर्फेसेस, यानी हर तरह के सर्फेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। जाहिर सी बात है, उससे सर्फेस रेगुलर हो गया तो इरेगुलर, दो ही कैटेगरी होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की अगर हमने बात की थी अभी, रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिरर। और हम बेसिकली दो तरह के मिरर यूज़ करते हैं। मिरर एक्चुअली होते ही दो कैटेगरी के हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। मैं 2D प्लेन में एक बॉल नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। और ये एक प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर एक प्लेन जैसा ही तो होता है, लाइन तो होती नहीं है। लेकिन अगर प्लेन मिरर को मुझे समझाना है, सपोज़ ये मिरर का ऊपर का पोर्शन है और मिरर के नीचे वाले पोर्शन को मैंने पॉलिश कर दिया है, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर मैं इसे एक 2D प्लेन पे प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, तो वो कुछ मिरर कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज़ ये मिरर है और पीछे वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, यानी आगे का सरफेस कैसा है? आगे का सरफेस रिफ्लेक्टिव है। लाइट रे ऐसे आई और ऐसे आगे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपका रिफ्लेक्शन है। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, स्मूथ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ हमेशा लिखेगा, स्मूथ मतलब जिसमें रेगुलरिटी हो, जो इरेगुलर ना हो। ठीक, उसी तरीके से अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है कि एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा। सपोज ये एक स्फीयर है, एक ग्लास की एक बॉल है, सपोज हमने माना, और हमने क्या किया, इसको इतना काट दिया। अब हमने इसमें से कौन सा ये वाला हिस्सा अलग कर लिया, ये वाला, ये जो छोटा हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ना कुछ, ये कुछ हमें अब ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो सपोज़ हमने अगर इसके बाहर वाले हिस्से को क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब इसके बाहर वाले हिस्से को पॉलिश किया। अच्छा, एक और ऐसा सरफेस लेते हैं
सेम ऐसा ही सरफेस है, इसको बस हमने उल्टा रख दिया है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अंदर वाले सरफेस को क्या किया, पॉलिश किया। यानी कि इसके लिए जो ऊपर वाला सरफेस है, इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कौन सा है, जो रेज आएंगी वो कुछ ऐसे आएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। और मान लीजिए मैं कोई रे ऐसे भेजता हूँ, क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ इस तरह से होगी। यानी कि जो भी रेज आ रही है उन रेज को दबा दे रहा है। तो ये कैसा मेथड है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है कन्वर्जिंग। ठीक, अभी मैं इस मेथड का नाम भी बताऊंगा आपको, ये इसका नाम नहीं है, ये नेचर है मेथड का। ठीक है, और वहीं अगर इस मेथड की बात करूं तो सबको देख के ही लग रहा होगा ये ऐसे लाइट आएगी, फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगी, फैल जाएगी। मतलब इसने अगर लाइट ऐसे मारी तो ये इसको और फैला देगा। इसका नेचर कैसा है, देख के ही सबको पता चल रहा है कि रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज, तो ये डाइवर्जिंग है। अब इसका नाम क्या है, ये तो नेचर हो गया। अब इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। सपोज ये हमारे पास हमारा ये प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और ये जो चीज़ रखी है ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया इमेज मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इमेज कहते हैं। यानी कि जो ये टर्म है इमेज, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसे। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो किसी भी पॉइंट की इमेज हम कैसे बनाते हैं, देखिए वहाँ से हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। एक किसी पॉइंट की, अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट में, जो ये ऑब्जेक्ट है पूरा, अगर मैं इसका कोई एक पॉइंट सपोज टॉप पॉइंट पकड़ता हूँ, तो जहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसका जो टॉप पॉइंट होगा वो वही होगा जहाँ से यहाँ से निकलने वाली दो रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेंगी। इसको थोड़ा सा देखते हैं, अभी शायद समझ नहीं आ रहा होगा। सपोज मैंने एक रे कुछ ऐसी बनाई, ठीक, ये इंसिडेंट रे है, कैसे गई है, ये तो नॉर्मल के लॉन्ग गई, बिल्कुल नॉर्मल के लॉन्ग। अब मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल के अलॉन्ग रे जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यानी उसी रास्ते से क्या होगा, लौट आएगी। ठीक, उसके बाद मैंने एक रे और इस पॉइंट से भेजी, इसने क्या किया, अब सपोज ये इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, तो ये क्या करेगी, एकदम इक्वल एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल एंगल्स। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कहता है, और लॉ पे कभी क्वेश्चन नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, ये रेस तो रिफ्लेक्शन के बाद आगे निकल गई, ये रे इधर निकल गई और ये रे इधर निकल गई, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सपोज हमारा ऑब्जर्वर कहीं बहुत दूर बैठा है, तो ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, एक रे ऐसे आ रही है और दूसरी रे ऐसे जा रही है और दोनों रेस फैल रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये नहीं पता है ना कि यहाँ पे मेरा रे या कुछ है। या उस बात को छोड़ते हैं, ऑब्जर्वर को लग क्या रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है रे कहीं पीछे से आ रही है, तो हम इन रेस को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये रे है, इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। सपोज इसको हमने ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है, और फिर इस रे को हम थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक, इस रे को भी हमने ऐसे ही एक्सटेंड किया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो सेम इस पॉइंट के लिए भी ऐसे ही होगा, इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, इसके जस्ट नीचे कुछ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इमेज कुछ ऐसी बनी, जैसे ऑब्जेक्ट वो है तो उसकी इमेज कुछ ऐसी बनी। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं अब। पहली चीज़ तो पहले मैं इस लाइन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ पीछे वाली, क्योंकि ये रियल लाइंस नहीं है। जो लाइन मैंने पीछे बनाई है इसे मैं डॉटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा है हो अच्छे से, देखो कितनी बढ़िया डॉटेड लाइन बनाई मैंने, जुगाड़। ठीक, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम अच्छा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप सब कुछ नोट भी कर लोगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या। तो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या हमें दिख रही है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो तो डाइवर्ज हो रही हैं, वो तो मिल नहीं रही हैं।
तो हमने उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और पीछे की तरफ हमें ऐसा लगा कि ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं, जो कि वाक़ई में मतलब ऐसा देखने वाले को लगेगा कि ये इस पॉइंट पे कहीं इस पॉइंट से निकल के आ रही हैं। एक्चुअली देखने वाले को ये लगेगा कि ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है इन दोनों रेज़ का। तो यहाँ पे इसके टॉप की इमेज बनी, यहाँ पे इसके उसी तरीके से बॉटम की इमेज यहाँ पे बनी। तो पहली चीज़ ये क्या है, जो रेज़ हैं वो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियली तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो इमेज फॉर्म हुई वो क्या है, वर्चुअल है। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। तीसरा ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इज सेम एज इमेज, मतलब एग्जैक्ट उतनी दूरी पे। यानी कि आप अगर किसी प्लेन मिरर से 5 मीटर दूर खड़े होकर के अपने बाल झाड़ रहे हो, कभी ऐसे बहुत बाल झाड़ा होगा, बहुत मेकअप किया होगा आप लोगों ने, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी मिरर से 5 मीटर दूर, कहाँ, मिरर के पीछे खड़ा होकर के बाल झाड़ रहा होगा। लेकिन क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ही है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, रिफ्लेक्शन रियलिटी में हो नहीं रहा है। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो हमने उन्हें पीछे वर्चुअली इंटरसेक्ट करवाया है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पीछे जाकर के किसी को भेज दोगे कि मेरी इमेज को जाओ पकड़ लो, आप नहीं पकड़ पाओगे उसे, इसीलिए वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब होता है, अभी वर्चुअल इमेज का मतलब मैं आपको और समझाऊंगा। वर्चुअल का मतलब बेसिकली हो गया कि अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो वर्चुअली होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इमेज क्या है, एरेक्ट है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। एरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाऊं और इस इमेज को उठाऊं तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब इसका जो टॉप पॉइंट है, इमेज की भी टॉप पॉइंट वही है जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है, और इमेज का बॉटम पॉइंट वही है जो ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम साइज की इमेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा था, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि इमेज जो होगी वर्चुअल और एरेक्ट बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो एरेक्ट हमेशा बनेगी। ठीक है, वर्चुअल के साथ हमेशा एरेक्ट आता है। अब वर्चुअल मतलब हो गई नॉन रियल, तो दूसरी इमेज क्या होगी, रियल ही होगी। और एरेक्ट अगर सीधा है तो एरेक्ट का उल्टा क्या होगा, इन्वर्टेड। उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वैसा ही इमेज का साइज़ होगा, और बिल्कुल सेम डिस्टेंस से बनेगी। अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, तो इमेज की डिस्टेंस भी कुछ यही होगी, बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद ये टर्म आता है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लैटरली इन्वर्टेड को मैं समझाऊंगा नहीं आपको, ये आप खुद ही समझ सकते हो। आप जाना शीशे के सामने खड़े हो ना, और जाके शीशे के सामने, जैसे स्कूल में आप प्रेजेंट सर नहीं बोलते हो जब अटेंडेंस ली जाती है, तो ऐसे ही शीशे के सामने जाकर के अपना लेफ्ट हैंड ऐसे मैंने जैसे उठाया, तो मुझे क्या दिखेगा कि शीशे ने राइट हैंड उठाया है, तो मतलब ओरिएंटेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया। अच्छा, यही रीज़न है, कभी आपने नोटिस किया हो, एम्बुलेंस देखी है कभी किसी ने, एम्बुलेंस पे आपने देखा हो कि एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो बिल्कुल उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस आपको नॉर्मली पढ़ने में आएगा ही नहीं, तभी आप एम्बुलेंस को मिरर में देखते हो, तो मिरर में फिर वो कैसे दिखाई देता है, मिरर में वो आपको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि दिमाग लगा के उसे पहले ही उल्टा पढ़ा गया है, उसे पहले ही उल्टा लिखा गया है, ताकि मिरर में लैटरल इन्वर्जन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लैटरली इन्वर्टेड लिखा है, इसकी वजह से वो क्या हो, वो सीधा दिखने लगे। ठीक है, अब जैसा हमने बात की नेचर ऑफ इमेज के बारे में, अभी हमने क्या देखा, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल बनी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होगी। थोड़ा सा रियल इमेज की डेफिनेशन जान लेते हैं। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज का मतलब होता है इमेज, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, दैट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये होती है आपकी रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज की बात करूं तो इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। देखिए, स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब ये होता है
कि मिरर के सामने अगर आप कोई सपोज एक वाइट पेपर आप लेके चले गए, आपने वाइट पेपर रख दिया, तो वो एक वाइट पेपर एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज में जो रेज होती हैं वो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बन रही है। इसका मतलब रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, वो वाकई में, हमें उसे ऐसा मानना नहीं पड़ता कि हम उसे पीछे एक्सटेंड करते हैं और फिर एज्यूम करते हैं, ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। वो वाकई में रिफ्लेक्शन के बाद सामने आकर के मिरर के सामने के हिस्से में इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर वो जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे हम उस स्क्रीन को लगा दें, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी ना, हम उस स्क्रीन पे उतार सकते हैं। एक्चुअली अगर आपको देखना है, यूट्यूब पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स पड़े हैं, या फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अटैच भी कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हम रियल और एरेक्ट इमेज के बारे में, सॉरी रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में भी हम ये पढ़ेंगे। अभी हमने वर्चुअल और एरेक्ट देखा, तो अगर नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, अभी प्लेन मिरर के बारे में। अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ी थी वो प्लेन मिरर के और प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, अगर हम बात करें, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल मिरर दैट हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो हमने ये जो सरफेस बनाया था, ये जो मिरर था, ये क्या था, बाहर से पॉलिश था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अंदर था, यानी लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ थी, ये रेज को कन्वर्ज कर रहा था, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ये कन्वर्ज कर रहा था। और दूसरा केस क्या था, दूसरा हमने बनाया था वो कॉन्वेक्स मिरर था, राइट। ये कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें जो भी लाइट रेज आ रही थी वो क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो जा रही थी। ठीक है, ये रे डाइवर्ज हो जा रही थी। इसको, इस लाइन को आप लोग अभी इग्नोर मारो, ठीक। हाँ, तो रेज क्या थी, वो डाइवर्ज हो जाती थी, फैल जाती थी। और कॉन्वेक्स का कौन सा, अगर आप देखो कॉन्वेक्स का केस में अंदर का सरफेस जो है, अंदर का सरफेस क्या है, पॉलिश, और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। दोनों में यही अंतर है। कॉनकेव की मैं बात करूँ तो कॉनकेव में ये जो टर्म आ रहा है आप इससे पहचान सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो केव, केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि केव जो गुफा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, गुफा मतलब जो बंद वाला हिस्सा है। तो क्लोज कौन सा हिस्सा हो रहा है, यही वाला हिस्सा जो अंदर वाला हिस्सा है, ये केव जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, तो कौन केव। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकस होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पोल होती है, फोकल लेंथ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं स्फेरिकल मिरर पार्ट्स को। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली होता क्या है, जैसा मैंने बताया था कि हमने एक स्फीयर लिया और उसको काट दिया। ठीक है, फिर उस स्फीयर का हमने क्या किया, ओके ये लाइन थोड़ी सी तिरछी बन गई है, इसको पहले सीधा कर लें थोड़ा, ठीक है, ओके नहीं हो रही, कोई बात नहीं, उतना हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सपोज इसके हमने क्या किया, उसके बाहर के सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो ये कौन सा मिरर होता है जिसका बाहर का सरफेस हम पॉलिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसको काटने के बाद, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा बचा है। ठीक है, सिर्फ कौन सा हिस्सा बचा है, ये हिस्सा जो शेडेड वाला हिस्सा है, सिर्फ इसी हिस्से की हम बात कर रहे हैं। इस हिस्से को तो हमने फेंक दिया, इस हिस्से को इग्नोर करो, मैं यहाँ फेंक नहीं सकता फिलहाल, कोई अच्छा एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें मैं फेंक सकूँ तो मैं आपको फेंक के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम इस हिस्से की बात करते हैं सपोज। ठीक है, अब देखिए ये जो स्फीयर था इसका एक सेंटर भी होगा, ये तो सबको पता है, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है भाई, बिना सेंटर के कोई स्फीयर हो ही नहीं सकता। और हम क्या करेंगे, इस सेंटर से एक लाइन पास करवा रहे हैं जो कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक, कुछ इस तरह से जा रही है, यानी कि ये जो लाइन है ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग हम कोई प्लेन बनाएंगे, इस लाइन के अलॉन्ग हमने कोई भी प्लेन अगर बनाया, इस लाइन के थ्रू पास होने वाला कोई भी प्लेन, लाइन मतलब तो लाइन तो ये होती है एक, बस एक लाइन होती है। अब इस लाइन के थ्रू कोई भी प्लेन अगर पास कर रहा होगा, वो इस मिरर के जो बचे हुए हिस्से को, यानी जो छोटा वाला हिस्सा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहते हैं, मैं नोट ही कर देता हूँ पूरा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, और जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है उसे हम कहते हैं पोल, उस जगह को हम क्या कहते हैं, पोल। और जो ये सेंटर है, सपोज अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर की पोल से, सेंटर की ये जो डिस्टेंस पोल से होगी, तो सबको पता है ना कि नहीं पता है? आई थिंक क्या होता है, इसे हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं इसे हम? डायामीटर। तो जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। इसे हम कहते हैं रेडियस, इसे हम कहते हैं रेडियस। और एक पॉइंट यहाँ पे और होता है, इस पर ध्यान देना, ये एक पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में लाई करता है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको अभी दूंगा, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो भी बताऊंगा। तो इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस हमें भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो फोकस से पोल की जो दूरी होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज ये जो दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इस डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर ये देखिए, अगर ये फोकस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो फोकस है ये सेंटर और पोल के बीच में लाई कर रहा है, एकदम बीचों बीच लाई कर रहा है, तो फोकस और रेडियस, फोकल लेंथ एफ, जो फोकल लेंथ है, ये जो एफ है ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ और रेडियस में क्या डिफरेंस होगा? एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आँख बंद करके, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये तो क्लास 6 का बच्चा भी बता देगा अब, ठीक। और ये जो सेंटर होता है, ये जो सी होता है, ये क्या है? ये स्फीयर का सेंटर है। लेकिन स्फीयर तो अब बचा नहीं, क्योंकि हमने मिरर को काट के निकाल लिया। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही सारे नाम अभी हमने पढ़े थे पीछे, इसके जस्ट पहले, अगर आप याद करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम सी से दिखा रहे हैं, फोकस जिसे हम एफ से दिखाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम पी ए से दिखा रहे हैं, जो लाइन है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जिसके अलॉन्ग मैंने बताया कोई भी एक्सिस, कोई भी प्लेन अगर आप बनाए तो वो स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पोल जिसे कि हम पी से दिखाते हैं, फोकल लेंथ जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और रेडियस कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला था कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स यूज़ की गई उनकी बेसिक डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया, इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। यानी कि जिस स्फीयर का पार्ट मिरर था, यानी जिस स्फीयर से हमने काट के मिरर को बनाया ना, उसी स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और जो रेडियस होगी उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। पोल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है वो पोल कहलाता है। जो स्फेरिकल मिरर होगा, जो आपने मिरर का हिस्सा, जो कटा हुआ हिस्सा होगा, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा ना। अगर मैं सिर्फ कटे हुए हिस्से को देखूँ तो कहीं यहाँ कहीं एकदम होगा सिमेट्रिक एकदम, तो उसे हम कहते हैं पोल। और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस की बात करें, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो वही ये बात हो गई कि एकदम सिमेट्रिक एक लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगी, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले एक और हम इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए रेगुलर और इरेगुलर सर्फेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कैसा सर्फेस है? ये कैसा दिख रहा है? ये रेगुलर सर्फेस है क्या कोई? ये कंटिन्यूस सर्फेस है क्या? मतलब कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि सर्फेस का नेचर नहीं चेंज हो रहा। कोई ऐसा सर्फेस है? यहाँ पे देखना है हर पॉइंट पे सर्फेस का नेचर चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं अगर इसे जूम करूँ, सपोज मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अगर जूम किया, मैं बहुत ज़्यादा जूम करके, देखिए मैंने लगभग इसको 9 टाइम जूम कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम और जूम करेंगे, देखिए ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है मुझे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस का जो नेचर है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। यानी कि अगर मैं ये सरफेस को पकड़ूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बीच में लाते हैं, ठीक। तो ये जो लाइन है, तो इसका मतलब इस सरफेस को, यानी उस पॉइंट को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं अभी। हम और कैसे एक्सटेंड करेंगे? हम इसी को और आगे बढ़ा देते हैं। काम करते क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, इसको जैसे सपोज कुछ इस तरह से हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से। तो अब ये एक टेंजेंट जैसा लग रहा है, ये कुछ टेंजेंट जैसा लग रहा है। तो अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम सेंटर से मिलाते हैं, तो ये कुछ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है? ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये किसके 90 डिग्री बना रहा है? ये सरफेस के 90 डिग्री बना रहा है। सरफेस के 90 डिग्री बनाने वाली एंगल को हम क्या, सॉरी, सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं, वो बहुत ही एक नॉर्मल सी लाइन होती है, जिसका नाम ही हमने क्या कर दिया, नॉर्मल। तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है भाई, याद हो गया? ये हमारी नॉर्मल है। यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर से पास होने वाली जितनी भी लाइन होगी, मैं अब इस डायग्राम को थोड़ा सा गंदा कर दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, जितनी भी लाइन होगी
जो ये मिरर को टच करेगी, ये लाइन हर पॉइंट के लिए किस तरह एक्ट करेगी? ये लाइन हर पॉइंट के लिए नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। इसको चाहो तो नोट कर लो। ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड इंटरसेक्टिंग द स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस को टच कर रही है या काट रही है इस तरह से, तो वो सारी लाइन क्या होंगी? वो नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी हमने फोकस के बारे में, मैंने आपको नहीं बताया कि फोकस होता क्या है, मैंने सिर्फ ये बताया फोकस क्या होता है। वो एक पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है? जो सी और पी के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल लाइट रेज आ रही है। ये जो लाइट रे आई है, मैं बना देता हूँ, देखो ये लाइट रे ऐसी है, ऐसे ही आई है। थोड़ा सा इसे और मोटा कर देते हैं और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आई है लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हुआ? ये कुछ ऐसे गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट रे आई, ये कॉन्केव मिरर है, ऐसे एक लाइट रे आई। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ गई? ये कुछ ऐसे गई। ठीक है, अभी आपको डायग्राम में और भी लाइट रेज दिख रही होंगी। सपोज एक और लाइट रे पकड़ लेते हैं, ये एक लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से गई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे तो एक गजब की चीज़ हमें नोटिस करने को मिल रही है कि ये सारी की सारी लाइट रेज जो है एक कॉमन पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करी, यानी इस पॉइंट पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। अब लो, फोकस की डेफिनेशन बन गई। इसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूँ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, इसी को तो हम कहते हैं फोकस। तो इस फोकस पे थोड़ा सा फोकस करिए फिर से, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करिए। तो इस पॉइंट को हम फोकस क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी, अब फोकस की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है? फोकस की डेफिनेशन का मतलब हो गया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितनी भी रेज हम भेजेंगे, जितनी भी पैरेलल रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से पास करेंगे? फोकस से। तो किसी भी हमें स्फेरिकल मिरर का फोकस पता करना होगा, तो हम प्रिंसिपल मिरर से क्या करेंगे? पैरेलल एक रे भेजेंगे, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजेंगे, और वो दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, वो होगा फोकस। अच्छा, ये तो कन्वर्जिंग मिरर है। आपका एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कॉन्केव है। कॉन्केव क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब जो रेस को दबा देता है एक तरीके से, जो रेस को फैलने नहीं देता है, रिफ्लेक्शन के बाद दबा देता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं उस मिरर की जो थोड़ा सा डाइवर्जिंग नेचर का है, जिसे हम कहते हैं कि डाइवर्जिंग नेचर का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये रे ऐसे आई और ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर उसी तरह से एक रे ये आई, और हम साफ साफ देख पा रहे हैं इसके साथ क्या हो रहा है, ये भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक हो गई। अब क्या ये दोनों रेज हम, देखिए ये रे तो इधर जा रही है और ये रे तो इधर जा रही है, ये तो बहुत ही हद डाइवर्जिंग रे, मतलब इन दोनों के मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ऐसे डॉटेड लाइन बना के। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या लगा? ये रेज यहाँ से आ रही हैं, यानी कि ये रेज, ये सारी रेज जितनी भी पैरेलल रेज हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें कहाँ से लगेंगी? देखिए और भी रेज हैं। एक रे ये है आपकी, ये ऐसे आई ऐसे गई, इसको भी हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये भी कहाँ जा रही है? फोकस पे। तो यानी कि ये सारी रेस का हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या लगेगा? फोकस। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं कि फोकस की डेफिनीशन क्या होती है। तो अगर मैं बच्चों फोकस की डेफिनीशन की बात करूं, तो फोकस कॉन्केव मिरर का क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, यानी जितनी भी रेस पैरेलल होंगी वो सारी क्या होंगी? कन्वर्ज करेंगी इस पॉइंट पे आकर के। और उसी के बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कन्वर्ज, यानी कि एग्जैक्टली कन्वर्ज नहीं हो रही वहाँ पे। आपने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज तो फैल जा रही हैं, तो हमने क्या किया? ये जिस पॉइंट से फैल रही है हमने इनको और पीछे लिया, और ये पॉइंट हमें पता चला कि हाँ देखो दोनों रेस इस पॉइंट से निकल रही हैं, ऐसा हमें लगा। तो वो पॉइंट फोकस है। फिर अपीयर टू, इसीलिए इस वर्ड का देखिए, इस वर्ड का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, मजाक वाली बात नहीं है ये जो लिखा है वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कन्वर्ज। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था अभी, पोल और प्रिंसिपल फोकस, या फिर पोल और, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, हाँ पोल और प्रिंसिपल फोकस सही लिखा है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका एग्जैक्ट डबल होता है, अभी हमने ये चीज़ नोटिस की। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या लिख सकते हैं? 2f, या फिर f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? r/2। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। अब हम थोड़े से रूल्स की बात कर लें, क्योंकि जो मिरर है
वो कैसा सरफेस है, वो क्या प्लेन मिरर की तरह एकदम ऐसा नॉर्मल सा सरफेस है कि हर पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ही बन रही है, ऐसे ही बन रही है, ऐसे ही बन रही है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल, देखिए कुछ केसेस होते हैं, हम कुछ स्पेशल रेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, या हम कह लें कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सपोज मैंने एक रे ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका बाहर का सरफेस पॉलिश है, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी केव वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कॉनकेव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आई और वो क्या हुआ, वो अभी हमें पता चला था, हमने पढ़ा था कि वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है वो रे। ये एक और रे आई और ये क्या हुआ इसके साथ, ये फिर से फोकस से चली गई, ठीक है। इसी तरीके से हमें फोकस का भी पता चलता है कि जहाँ पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करने के लिए मैं एक सिंगल रे बनाऊंगा, ठीक है, और इस रे को हम थोड़ा सा छोटा ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी कॉनकेव मिरर के लिए, वो फोकस से पास करेगी। और यहीं कॉन्वेक्स में हमने अभी क्या पढ़ा था, अपीयर टू पास थ्रू फोकस होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो पैरेलल कोई भी रे आई, सपोज ये कैसे जाएगी, ये हमें लगेगा कि फोकस से जा रही है, तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगी, और इस रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, ठीक है। आप लोग स्केल से और अच्छी डॉटेड लाइन बना सकते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है, इसमें मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये था रूल नंबर 1। ये क्या लिखा है, इफ़ इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। यानी कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज हो रही है, कहाँ से, फोकस के थ्रू होते हुए डाइवर्ज हो रही है, और कॉन्केव में क्या होगा, वो फोकस पे कन्वर्ज होते हुए पास करेगी, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2 के बारे में बात करें। रूल नंबर 2 बिल्कुल इसका उल्टा है। रूल नंबर 2 क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में क्या हो रहा है, हमें रे ऑफ लाइट को क्या करा रहे हैं, इसको इंसिडेंट ही हम फोकस के थ्रू करा रहे हैं। अगर ध्यान दीजिए, देखिए मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर लाइन एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। इसका हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, वरना ये पास पास ज़्यादा हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा जूम करके हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया जूम हमारा, ठीक, हमने कलर चेंज कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है। नहीं समझ में आया तो कुछ सेकंड पीछे चले जाओ, जब मैंने ये टॉपिक बताया था। और ये क्या हुआ, जितना एंगल ये इंसिडेंस का बना, वही एंगल क्या बन गया, रिफ्लेक्शन का। तो ये रे कैसे जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, अभी मैंने रे की डायरेक्शन नहीं बनी, अभी हमने क्या पढ़ा था, सपोज रे जो है अगर कहाँ से पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से होती है, और अगर फोकस से जाती है तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल पास होगी। बिल्कुल उल्टी बात है, एकदम वही है। ये पॉइंट तो बताना ही नहीं चाहिए था, ये पॉइंट तो ऐसे ही उल्टा करके लिख देना चाहिए था। ठीक, तो अब कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, अब कॉन्वेक्स में रे फोकस से कैसे पास करेगी भाई, फोकस से तो पास नहीं कर सकती, ये तो पीछे होता है, ये तो पॉलिश सरफेस है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन, अभी ये पास करेगा यहीं कहीं रह जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है ना। तो हम एक रे ऑफ लाइट को भेजेंगे जो ऐसा लगेगा कि जो फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और सबको पता है, सब इतने तेज़ बच्चे हो आप लोग, कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन होती है नॉर्मल होती है, यानी ये येलो लाइन क्या है, ये नॉर्मल है, तो ये इक्वल एंगल बनाते हुए फिर से निकल जाएगी। अच्छा इसमें भी वही होता है, अगर क्लियरली ऑब्जर्व करो, अभी हमने पढ़ा था पहला पॉइंट की पैरेलल रे क्या होता है, फोकस से होते हुए ऐसा लगता है डाइवर्ज हो रही है, तो फोकस से आती हुई रे क्या होगा, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के। ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, क्योंकि भूल गया हो तो काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई है, सॉरी ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई है, फोकस से होते हुए आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुई है, ठीक। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होते हुए जाए, ये इंसिडेंट हो रही है फोकस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा पहले केस। अब केस नंबर 3 देखते हैं। A ray of light passing through center of curvature after a reflection is reflected back along the same path। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन पास होगी सब नॉर्मल होगी,
तो अगर हम नॉर्मल के अलॉन्ग कोई रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यानी कि चलिए बता ही देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये रे है, ये इस तरह से गई, ये जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही हो जाएगा। एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते लौट गई। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो इस रे को हमने एक्सटेंड किया, लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसे है, अब ये क्या होगा, ये ऐसे आई थी और ये ऐसे ही लौट जाएगी, ये आगे नहीं जाएगी। और अगर हम इसे सपोज आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये आगे एक्सटेंड तो नहीं होगी क्योंकि ये रियलिटी में है नहीं वहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करके डॉटेड बना देते हैं, ठीक। तो जिस रास्ते आई उसी रास्ते लौट गई। अब ये चौथा और आखिरी रूल है हमारे पास, क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। इसका मतलब ये है, देखिए वर्ड समझ जाइए, ज़्यादा वर्ड्स कंफ्यूज कर देते कई बार। इसका मतलब ये है कि रे जैसे आई, अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है, तो यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी तो एक नॉर्मल है। अगर मैं बात करूँ इस प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी तो एक नॉर्मल है, तो यानी कि जितना एंगल ये बनाई, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि सेम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कहता है और लॉ को क्वेश्चन नहीं करते। तो जैसे ये आई रे, उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, सिंपल। सेम केस यहाँ भी होगा, रे ऐसे आई और ऐसे निकल जाएगी, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, देखिए अब इमेज फॉर्मेशन, अब हमने सारी रेस के बारे में तो देख लिया कि रे कहाँ से क्या होता है। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, हमें पहले चीज़ तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एक तो हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक तो ये पॉइंट है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छा हाईलाइटर ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक, ये फोकस है, सबको पता है। और ये क्या है, ये पॉइंट पोल है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मिरर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्शन करवाते हैं थोड़ा सा, पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट हो सकता है मिरर से बहुत दूर हो, बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटिव है, बहुत दूर, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, ठीक है। मैं बना नहीं सकता इसको बहुत दूर, क्या लेके जाऊँ, गायब हो गया, देखो बहुत दूर दिखेगा ही नहीं आपको ऑब्जेक्ट, बहुत दूर मतलब दिख नहीं रहा, आप नहीं मेजर कर सकते कितना दूर है। उसके बाद दूसरी डिस्टेंस होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने रख दिया। फिर जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे भी रख सकते हैं, और हम बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में भी रख सकते हैं। अब पोल पे तो नहीं रख सकते हम ऑब्जेक्ट को, कभी शीशे पे अपनी नाक लगा के अपने आप को देखा है, उस तरह से नहीं देखते हो ना, थोड़ी सी दूरी होती है, तो फोकस और पोल के बीच में, पोल तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये तरह तरह की पोजीशन है, तो एग्जैक्टली वही लिखा है, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये सारी हो गई। तो अब देखते हैं इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर, कितना दूर सर बता नहीं सकते, आपको क्या बोलना है, बता नहीं सकते, इतना दूर है, बहुत दूर है सर, बहुत दूर, कितना, अरे कितना दूर है भाई, बहुत दूर। तो फिर हमने देखिए ये क्या किया, हमने एक रे को यहाँ पे ऐसे भेजा। अब बहुत दूर है तो रेज जो होंगी वो बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये मेरी रेज इसके अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है, लेकिन मान के चलिए ये जो दो रेज आप देख रहे हैं ना, ये जो दो रेज आपको दिख रही हैं, ये आपकी पहली इंसिडेंट रे और ये आपकी दूसरी इंसिडेंट रे, ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, दोनों पैरेलल रेज कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर का मतलब काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ हम बात करते हैं इमेज के पहले। तो जो इमेज बनी है हमें क्या दिख रहा है, ये इमेज कहाँ बनी है, ये फोकस पे बनी है, ये इमेज बनी है फोकस पे, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप चाहिए तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सपोज हम दो पैरेलल रेज ऐसे भी तो भेज सकते हैं, सपोज एक रे हमने ऐसे भेजी और दूसरी रे को हमने ऐसे भेजा। अब हमें पता है दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या मिला, फिर से इमेज दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो रही है और कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो इस केस में देखिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे कर पा रहे हैं वो ये है कि जो इमेज बन रही है वो काफ़ी छोटी बन रही है। सोचिए इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की जो भी साइज़ होगी उसके मुकाबले जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है, सॉरी उसके मुकाबले जो इमेज की जो साइज़ है, ये जो इमेज है ये बहुत छोटी है। यानी कि इसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम इसे पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। और ये कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर ले। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इमेज जो बन रही है, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो रेज है, अभी हमने रियल और इन्वर्टेड की बात की थी, ये जो रेज हैं, ये जो रेज हैं ये क्या हो रही है, रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसा नहीं हमने इनको माना कि पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं और कहीं जाकर एक्सटेंड, पीछे तो ये कन्वर्ज हो रही हैं। अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन्स जाकर के, सॉरी डॉटेड लाइन्स तो डाइवर्ज हो रही है, फैलती जाती है, देखिए दूर जा रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज जो है रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज जो बनेगी उसे हम कहेंगे रियल इमेज। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इमेज जो होगी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए पॉइंट नीचे और बी पॉइंट ऊपर आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, ए पॉइंट नीचे आ गया और बी पॉइंट क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, इसे हम इन्वर्टेड कहते हैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं, सी के थोड़ा सा पीछे रखा जाए। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने क्या किया, सी के थोड़ा सा पीछे रखा है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या किया, सी के थोड़ा सा पीछे रखा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहली रे को भेजा। अब पहली रे ऐसे गई, ये जो पहली रे है ये ऐसे जा रही है, गई पैरेलल गई ए पॉइंट से। अब ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद हमको सबको पता है कि ये फोकस से पास करेगी। फोकस कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है फोकस है, जिसके राउंड में माउस में चाह रहा हूँ। ठीक, और इसके बाद दूसरी रे को हमने क्या किया, दूसरी रे हमें पता है, जो रूल्स पता है हम वही अप्लाई करेंगे बस। दूसरी रे को हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। रे ऐसे गई थी, ऐसे लौट आई। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होता है, सबको पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इमेज क्या बनी, ये इमेज बन रही है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है, इमेज तो रियल बन रही है। फिर से ध्यान दीजिए, जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा दिख रहा है और इमेज जो है छोटी दिख रही है। इसका मतलब इमेज की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। इमेज जो होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इस केस में भी देखते हैं क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, बियॉन्ड से क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है, फिर से नोट करते हैं वो कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश नहीं कहेंगे, इसे डिमिनिश्ड कहेंगे। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका सपोज 1 मीटर का है तो उसकी इमेज कैसी बनी, 0 सेंटीमीटर की नहीं बन रही है कि एकदम छोटी हो गई। उसकी जो इमेज बनी, सपोज हम मान लें 20 सेंटीमीटर की, तो 1 मीटर का 1/5 होता है 20 सेंटीमीटर, यानी डिमिनिश, छोटी हो गई। ये हमारे पहले 2 केस हो गए। इसके बाद अपने तीसरे और चौथे केस पे बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया इस केस में, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उठा के रख दिया। आओ भैया तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ये है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए से बी हो करके ये इंसिडेंट रह गई, राइट। ये इंसिडेंट रे कैसे गई, ए से बी होके गई, ए से बी हो करके ये इंसिडेंट रे गई इस डायरेक्शन में। ठीक, पैरेलल गई, ए से डी, सॉरी ए से डी, पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, की फोकस से पास, ठीक है, राइट, बिल्कुल कर रही है, सब सही है। और दूसरी रे को हमने क्या किया, हमने फोकस से भेजा। फोकस से भेजने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया, बिल्कुल उल्टा। पैरेलल भेजा तो फोकस से जाएगी, फोकस से भेजा तो पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों रेस को हम ऑब्जर्व करें तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है और ये कुछ दूसरे रिफ्लेक्टेड रे है। ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट की, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसी के जस्ट नीचे जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ए बी की लेंथ है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है। यानी कि इमेज कैसी बन रही है, बिल्कुल सेम बन रही है।
सेम साइज की इमेज। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि इमेज क्या है, सेम साइज। अच्छा नेचर क्या है, अभी भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो वाकई में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब रियल है। और मैंने आपको बताया रियल होगी तो इन्वर्टेड, तो इस चीज़ को एकदम याद कर लो, रट लो, या जैसे समझना है वैसे समझ लो। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी ही होगी। इसको हमने अभी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस में देखा, हमने जो 2 केस पहले पढ़े उसमें भी रियल और इन्वर्टेड ही इमेज बन रही है। तो रियल के साथ इन्वर्टेड, इसको क्या लिखूं, हमेशा आता है। यानी कि मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत, वैसे इंग्लिश की भी राइटिंग बहुत गंदी है, सब गंदी है मेरी राइटिंग। तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। चलो इसको मिटा देते हैं, रबर को थोड़ा बड़ा कर ले, ये सबमिट किया। ठीक है, रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। अब थोड़ा सा इस केस को देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अभी हमने क्या देखा, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर रखा। फिर हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दिया ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेंगे, मिरर के पास लाते जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कैसी बनी थी, एकदम छोटी सी इत्तू सी इमेज बनी थी। ठीक है, इत्तू सी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आया, मतलब आगे आया, कहाँ आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे। ठीक है, अभी इन्फिनिटी नहीं है, अब एक ऐसी डिस्टेंस पे है जो हम बता सकते हैं, 20 मीटर 25 मीटर कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे। ठीक है, जो भी हो, मिरर के लिए हर मिरर का अलग अलग होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो इमेज जो बनी वो छोटी बन रही थी, इमेज जो बनी वो छोटी बन रही थी, लेकिन अभी एकदम पॉइंट साइज नहीं बन रही थी, एकदम डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बन रही थी, अभी सिर्फ डिमिनिश्ड थे। फिर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो जो इमेज बनी बिल्कुल ऐसे बनी, जैसे मेरा हाथ अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम हो गई बिल्कुल, और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस पे बनी, दोनों सेम पॉइंट पे बन रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो एकदम इसका उल्टा ही देखने को मिलेगा हमें। तो अगर इस केस की हम बात करें, सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइलाइटर कहाँ गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी ये ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसमें क्या किया, पहली रे को पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये सबको पता है, ऐसे पास की। ठीक है, उसके बाद दूसरी रे को कैसे भेजा, दूसरी रे को हमने ऐसे भेजा कि वो लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट होके आ रही है, तो यानी कि हमें पता है कि नॉर्मल के अलॉन्ग जो रे होगी वो वैसे ही लौट जाएगी, ये लौट गई। अब ये दोनों रेस जो हैं इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रही है। अभी भी इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, रियल। तो रियल होगा तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चिपका रहता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। जैसे आपके नेम के साथ आपका सरनेम, जैसे मेरा नाम पीयूष है, तो पीयूष के साथ बदनवाल हमेशा चिपका रहेगा, पीयूष बदनवाल। उसी तरीके से रियल के साथ इन्वर्टेड चिपका रहेगा, और वर्चुअल के साथ क्या चिपका रहेगा, एरेक्ट। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपका सरनेम चिपका है। ऐसे कभी तो हो नहीं सकता कि आपका नाम अगर शुभम मिश्रा है तो कभी आप जाके शुभम पांडे बता दें। तो रियल और एरेक्ट इमेज कभी नहीं बन सकती, अगर मैं बोलूँ, इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल एंड एरेक्ट। कोई बोले रियल एंड एरेक्ट इमेज बन रही है, वहाँ से तुरंत खिसक लेना, वहाँ रुकना नहीं है एक मिनट, पागल आदमी है, पता नहीं कैसे बना दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इमेज कुछ यहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जो ऑब्जेक्ट साइज़ है और जो इमेज साइज़ है, दोनों में काफ़ी अंतर है। ऑब्जेक्ट तो छोटा था और इमेज बड़ी बनी है, यानी कि जैसे हम अभी क्या लग रहा है, देखिए इन्फिनिटी पे थे तो एकदम छोटी इमेज, ठीक है, इन्फिनिटी पे एकदम छोटी इमेज। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे आए तो इमेज क्या हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो एकदम सेम साइज़ की हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गए तो इमेज और बड़ी हो गई। यानी इमेज क्या होता है, बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे हम मिरर के पास जा रहे हैं, इमेज क्या होता है, बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि इमेज कहाँ बन रही है, हम देखते हैं बियॉन्ड सी बन रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज जो बन रही है वो सी के भी पीछे बन रही है, बिल्कुल सी के भी पीछे बन रही है। और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे जासूस को देखा होगा, लेंस लेकर के पता नहीं क्या सुराग ढूंढते रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं,
यानी लेंस चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है, वो जो लेंस यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब यहाँ पे भी इमेज जो होगी बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर छोटा सा है तो इमेज उसकी बड़ी है, ठीक। तो अब यहाँ पे दो रिमेनिंग केसेस हमारे पास जो कॉनकेव मिरर के हैं उनको देखते हैं। अभी हम कॉन्वेक्स के बारे में भी देखेंगे, पहले हम कॉनकेव देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में थे, अब हम कहाँ पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं फोकस पे। चलिए फिर हम फोकस पे ही आ गए, फोकस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम फोकस पे आए तो यहाँ पे हाइलाइटर कहाँ गया मेरा, ठीक। तो ये फोकस पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। तो हमने क्या किया, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ऐसे भेजा, या नॉर्मल के अलॉन्ग मैं कहूँगा, नॉर्मल के अलॉन्ग जो रे जाती है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो खुद ही नॉर्मल है। तो ये जैसे गई वैसे लौट आई, बिल्कुल। उसके बाद दूसरी रे को हमने क्या किया, पैरेलल भेजा, और पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे क्या होता है, हमेशा फोकस से पास होती है, सबको पता है। तो इन दोनों रेस की हम ज्योमेट्री को देख रहे हैं, ये दोनों रेस कैसी हैं, ना तो कन्वर्जिंग है ना तो डाइवर्जिंग है, ये तो ससुरी पैरेलल रेस है। यानी कि इसको हम पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो भी ये पैरेलल होंगी, ये तो पीछे एक्सटेंशन के बाद भी पैरेलल होगी। तो बड़ा दिमाग खराब करने वाला चीज़ है। ये आगे भी कहीं नहीं मिलेंगे, पीछे भी कहीं नहीं मिलेंगे, तो बताओ भैया मिलना कहाँ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये रेस, अब जो रेस कहीं नहीं मिल रही है उसको हम यही तो बोलेंगे ना कि इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। जिसको डाउट हो जाके देख के आओ, इन्फिनिटी कहाँ, जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहाँ नहीं होती, उससे भी बहुत आगे। कितना आगे, कोई मुझसे पूछे कितना आगे है सर, बहुत आगे, ठीक है। तो रेस कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ये रेस इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। और बिल्कुल ये इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज फोकस पे बन रही थी, बिल्कुल उसका उल्टा केस है। अच्छा यहाँ पे भी क्या है, जो रेज हैं वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं, लेकिन क्या है, रियली तो मिल रही हैं। अगर इन्फिनिटी पे मिल रही है, अगर इस तरफ मिल रही हैं, यानी कि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जो भी है तो रियल ही ना, मिरर के सामने ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा के इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, इमेज जो बनेगी रियल, और जिस तरह से आपका सरनेम आपके नाम के साथ चिपका होता है, रियल के साथ आपका चिपका होगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा उसका एकदम उल्टा केस है ये, जो हमने पहला केस पढ़ा था जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। तो चलिए भैया थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पे क्लोज इन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे रियल इन्वर्टेड बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, और हाईली मैग्नीफाइड है। उसमें क्या होता था, एकदम डिमिनिश हो जाती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जितना भी बड़ा होगा उसकी इमेज एकदम पॉइंट साइज बन रही थी, मतलब बहुत छोटी है उसके कंपेरिजन में। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 100 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी 0.5 सेंटीमीटर बन रही थी, या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, मतलब उसके कंपेरिजन में एकदम छोटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज 2 सेंटीमीटर के, उसकी इमेज कितनी बनेगी, 500 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, मतलब बहुत बड़ी, जैसे आपके सामने चूहा होता है, बिल्कुल उस तरह, ठीक है। अब दूसरा केस की हम बात करें तो बिटवीन पोल एंड फोकस। अब भैया हम थोड़ा और पास आ गए, पोल के थोड़ा सा और पास आ गए, पोल पे नहीं कूदना, मैंने आपको बताया था। कभी भी आप इमेज देखते हो तो पोल से चिपकते नहीं हो। चलिए भैया इसको थोड़ा पकड़ के बीच में लाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है अब, ये ऑब्जेक्ट तो मूव करता जा रहा है, मूव करना बंद कब करेगा, बस ये लास्ट केस है, इसके बाद ये बंद कर देगा मूव करना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए हमने पहली रे को कैसे पास करवाया, ऐसे पास करवाया कि लगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है। तो यानी कि वो जैसे गई थी वैसे लौट आई, उसी रास्ते क्या हुआ, लौट आई, ठीक, समझ में आया सबको। दूसरी रे को हमने क्या किया, दूसरी रे को हमने पैरेलल पास करवा दिया, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो क्या हुआ, पैरेलल रे कहाँ से जाती है, पोल से नहीं, फोकस से जाती है, जाग जाओ सब, पैरेलल रे फोकस से पास करती है। तो अब ये देखो, ये जो दोनों रेज हमको दिख रही हैं ये क्या है, ये तो डाइवर्जिंग नेचर की, यानी कि इसके बीच की दूरी पहले ये थी फिर ये हो गई, दूरी तो बढ़ती जा रही है। तो यानी कि अगर सामने से डाइवर्जिंग है तो इसे हमने क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और हमने ये पाया ये कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इमेज जो है ये तो कॉनकेव मिरर का पहला केस आ गया। बताइए भाई साहब, पहला केस आया है जिसमें कॉनकेव मिरर ने क्या किया है, वर्चुअल इमेज फॉर्म की है। और वर्चुअल के साथ क्या होता है, वर्चुअल का सरनेम क्या है, वर्चुअल का सरनेम है वर्चुअल एरेक्ट, ठीक है। जिस तरह रियल के साथ इन्वर्टेड होता है उस तरह वर्चुअल के साथ हमेशा एरेक्ट होता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, इमेज साइज़ और ऑब्जेक्ट साइज़ आप देख ही रहे होंगे, क्या दिख रहा है,
थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, इसको बीच में लाते हैं। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया, बड़ी बन रही है भाई। यहाँ पे इमेज जो है बड़ी बन रही है। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर में हम कुछ नहीं बनाते, क्योंकि इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के अंदर की तरफ लाई कर रहा है ना, तो उस तरफ कुछ नहीं है। यानी ये जो पॉइंट है इस तरफ, तो सिर्फ इस तरफ जो एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं, बिहाइंड द मिरर। कुछ भी हो इसे हम बिहाइंड द मिरर कहेंगे, कुछ भी हो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा ये केस हो गया। तो तीनों केस, पहला केस हमारा ये था, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये। अब देखो इसकी जो टेबल है, फिर से ध्यान दो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इस पर ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। बहुत छोटी बनी थी और रियल और इन्वर्टेड थी, ये तो सबको पता है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट सी के पीछे आया तो इमेज कहाँ बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे की तरफ मूव करना है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट है ये, इन्फिनिटी से है तो इमेज इधर है, फिर थोड़ा सा इधर आया तो इमेज थोड़ी और चली, फिर ये थोड़ा और, फिर दोनों एक ही जगह बने। तो यानी जब सी के पीछे था, इमेज कहाँ बनी थी, केस देखो फिर से, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। और कैसी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी थी। मतलब छोटी थी, एकदम पॉइंट साइज़ नहीं थी, जैसे इन्फिनिटी वाले केस में पॉइंट साइज़ थी। यहाँ पे इमेज जो है छोटी बनी, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज़ अगर 100 सेंटीमीटर, इमेज साइज़ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, सी पे था, ये स्पेशल केस है। तो सी पे था, इमेज भी सी पे बनी, और साइज़ क्या है, एकदम सेम साइज़ की बनी। और ऑब्जेक्ट जब और मूव किया, पोल की तरफ और मूव किया, जब सेंटर और फोकस के बीच में पहुंचा, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज तो भाग गई, सेंटर के पीछे भाग गई, इमेज तो दूर हो रही है अब लग रहा है, और बड़ी बन गई। ये तो उल्टा हो गया, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब सी के पीछे ऑब्जेक्ट था, यानी ये वाला केस, जब सी के पीछे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही थी, और छोटी बन रही थी। और इसमें क्या है, अब ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, और इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे बन रही है, और कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, तो अभी हमने देखा इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और बहुत बड़ी बन रही है। ठीक है, और जब हमने पोल और फोकस पे रखा, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज क्या देखा, ये पहला केस है जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज हमें देखने को मिली है, पोल और फोकस के बीच में, कॉनकेव में। तो इमेज कैसी बनी, बहुत बड़ी बनी। मतलब बहुत बड़ी नहीं, इमेज बड़ी बनी है इस केस में। बड़ी का मतलब हो गया, ऑब्जेक्ट अगर 100 सेंटीमीटर हो तो इमेज 200 सेंटीमीटर, या 150 सेंटीमीटर, ये होता है बड़ी का मतलब, या 300 सेंटीमीटर, मतलब कंपेरेबल हो, ऐसा ना हो नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये टेबल है, तो इस टेबल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ता जा रहा है, इमेज पे क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद अगली चीज़ में पॉइंट आउट, अगली चीज़ देखते हैं थोड़ा सा। कॉनकेव मिरर के बारे में भैया इतना तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है, थोड़ा सा ये भी जान लें। तो कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल जो करते हैं, कॉनकेव मिरर का हम यूज़ किस में करते हैं, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, आपने गाड़ियों के हेडलाइट के अंदर देखा होगा एक बल्ब लगा होता है, फिर बल्ब के चारों तरफ एक कटोरी जैसे शेप में एकदम क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। सपोज बीच में ये बल्ब निकला है, और कटोरी जैसे शेप में क्या होता है, एक सिल्वर कोटिंग सी होती है कुछ, ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो ये किस तरह से एकदम बंद है, ये कॉनकेव मिरर होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट रे जितनी भी बल्ब से निकलती है और पीछे की तरफ टकराती है इस कोटिंग पे, वो तुरंत क्या होती है, कन्वर्ज होकर के कहाँ जाती है, रोड पे जाती है। हमें लाइट रे को फैलाना नहीं है गाड़ियों में, हमें एक जगह उन्हें डाइवर्ज करना है। उसी तरीके से ये, जैसे डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज़ करते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज़ करते हैं, आपके जैसे कोई छाला हो गया अंदर कहीं, तो वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कॉनकेव इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसे, उन्हें अंदर की चीज़ प्रॉपरली दिख जाए। ठीक, तो यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट टीथ। ठीक है, इन सोलर फर्नेसेस टू कॉन्सेंट्रेट हीट। सपोज हमारे पास लाइट रेज हैं, ढेर सारी आ रही हैं, लाइट रेज हो गई या हाई एनर्जी बीम्स हैं, ढेर सारी आ रही हैं। हमें क्या करना है, हमें उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे। कॉन्वेक्स तो फैला देगा, कॉन्वेक्स तो सब फैला देगा, कॉनकेव क्या होगा, उसे एक जगह कन्वर्ज करेगा। तो यानी कि सोलर फर्नेसेस में कंसंट्रेट करने के लिए हीट को हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे, मेरे पास अब कॉन्वेक्स के केस की कुछ इमेजेस नहीं है, तो मैं कॉन्वेक्स के केस की, मैं कॉन्वेक्स का केस खुद ही बना देता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, सपोज ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव मिरर है।
ये है हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब जिसका अंदर का साइड पॉलिश होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर इसका जो फोकस होगा वो अंदर की तरफ लाई करेगा ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, इधर मत बना देना कोई कि ऐसे बना दो सर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? स्फीयर तो इधर कंप्लीट हो रहा है, राइट। स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है। तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत है। इसका फोकस यहाँ लाई करेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा। तो कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ दो केस होते हैं, सिर्फ दो केस। पहला क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे यानी कि इन्फिनिटी पे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे भेजा था, यहाँ पे दो पैरेलल रे भेज देंगे और दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। यानी जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है वो क्या है, वो फोकस है, ठीक है। देखो रे ऐसे आई और ऐसे लौट गई, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा इसको हम छोटा रबड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन बना के थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली में यहाँ मिल नहीं रही है। ये तो वर्चुअली हमें लग रहा है ना कि फोकस से निकल के आ रही, तो ऐसा ये क्या हुआ, फोकस पे हमें लग रहा है कि ये जो रेज हैं ये कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी, मिरर के पीछे बनी। नोट करना, वर्चुअल है, वर्चुअल है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो इमेज बन रही है वो बहुत ही छोटी बन रही है। मतलब जिसे हम कहते हैं वेरी वेरी स्मॉल भी नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा एक और चीज़, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, एरेक्ट। वर्चुअल का सबनेम क्या है, एरेक्ट है। यहाँ पे वर्चुअल एरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी। ये ये कौन सा केस है, ये केस है ऑब्जेक्ट एट। इसे अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे पॉइंट नंबर 1 डाल करके आप ये नोट करिएगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं। अब इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज सिर्फ एक जगह बनती है यहाँ पे। मतलब एक जगह, एक पोजीशन फिक्स नहीं होती, एक रेंज होता है, उसके बीच में हमेशा बनेगी। तो सपोज़ अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ यहाँ आ गया, तो अभी हम थोड़ा सा एक अच्छा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये लिया हमने। ओके जस्ट एक मिनट, लगता है मेरा सिस्टम हीटअप हो रहा है, बिल्कुल मेरे दिमाग की तरह। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, ठीक है, हम यहाँ पे थे। आई होप सबको ये चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको सबको रब करते हैं पहले। सब टैप कर देते हैं, ठीक है, दोबारा हम बना लेंगे। तो ये आपका हो गया, फिर से ये हमने बनाया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया पोल, ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस, और ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, फिर से ये पॉइंट हो गया फोकस और ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इसका जो स्फीयर है वो इस तरफ है, तो ये सारे पॉइंट तो अंदर लाई करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रियल ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं। चलो हमने क्या किया, हमने ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बहुत ही अच्छा सा। अब इस बार ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है,
किसी भी डिस्टेंस पे है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, बस इन्फिनिटी पे नहीं है। ठीक है, देखो इतना अच्छा ऑब्जेक्ट लिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखो पहली रे को हमने ऐसे पास करवाया यहाँ से, ये हमारी पहली रे है जो ऐसे पास की, स्ट्रेट लाइन, लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये ऐसे पास की। अब ये पैरेलल रेज जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे होगी वो लगेगी कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही डाइवर्ज हो जाएगी। और हमने फिर क्या किया, दूसरी एक रे लिया, उसको हमने क्या किया, पोल से पास करवाया। पोल के लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, उसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल की तरह, तो ऐसे जाएगी। तो इन दोनों रेस को हमने अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि ये जो रे है ये ऐसे आई और ऐसे लौट गई, ये रे भी ऐसे आई और ऐसे लौट गई। ठीक है, फिर इन रेस को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, उसको थोड़ा सा वो डॉटेड बना दो। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे मिली। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट कुछ बिल्कुल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ पॉइंट्स नोट करो। पहली चीज़, इमेज यहाँ पे क्या बनी, वर्चुअल बनी, फिर से पीछे बन रही है। हमने रिफ्लेक्टेड रेज को वर्चुअली मीट करवाया, वर्चुअल एंड एरेक्ट, उसका सरनेम क्या है, एरेक्ट। ठीक, दूसरी चीज़, बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है। दूसरी चीज़, स्मॉल, इमेज कैसी बनी, स्मॉल इन साइज। ठीक, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इमेज जो बन रही है ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, साफ साफ सबको दिख रहा होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो आप, ऑब्जेक्ट को सपोज आपने उठाया यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ भी रख लो या कहीं भी रख लो, इमेज इसी रेंज में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी हमेशा, जब तक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे चला जाए। इन्फिनिटी मतलब अभी ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, इतना दूर होता है, आपको तो नहीं दिखेगा। तो ये हमारे कॉन्वेक्स के केस के, कॉन्वेक्स में दो केसेस होते हैं, ये वो दो केसेस हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, नॉट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इन्फिनिटी, तो उसमें ये होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स में दो ही केस होते हैं, अब कॉन्वेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स का यूज़ कहाँ पे होता है, अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ इसलिए हम करते हैं, कहाँ करते हैं, पहले देखो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है हमें, हाईलाइटर, ठीक है हाईलाइटर ले लिया। ठीक है, व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर्स टू सी ट्रैफिक एट रियर साइड। ठीक है, यानी कि पीछे के साइड का ट्रैफिक, अब आप बात बात ऐसे मुड़ के तो देखते नहीं हो कि गाड़ी आ रही है, ऐसे पीछे अपने शीशे में देखते हो ना, साइड में ऐसा शीशा लगा होता है, इसी में देखते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़, कॉन्वेक्स कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स इसलिए यूज़ करते हैं कॉनकेव की जगह, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो व्यूइंग एरिया होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये, एक छोटा सा मिरर कितना ज़्यादा एरिया दिखा देगा आपको, इसीलिए हम गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और शॉप्स में, दुकानों में चोरी वगैरह के लिए आप तो सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, वरना कॉन्वेक्स मिरर लगा होता था। जैसे आप ये देख रहे हो ये इमेज, इसमें पूरा एक हॉल आपको एक कॉन्वेक्स मिरर में दिख जा रहा है, ये कॉनकेव मिरर में आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूसेज की बात हो गई, यानी कि शॉप्स वगैरह में या जहाँ पे भी हमको एक लार्ज एरिया चाहिए व्यूइंग का, कि हम छोटे से स्पेस में, ये छोटा सा स्पेस है, सपोज़ ये एरिया है ना इसका, इस छोटे से एरिया में हम बहुत सारी चीज़ें देख लें, मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा व्यूइंग एरिया चाहिए, ज़्यादा चीज़ों का एरिया में देखना हो, तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब साइन कन्वेंशन पे आएंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन मिरर्स के केस में क्या होता है, साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जो ये हम अभी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है पोल से कुछ दूरी पर रखा है। इमेज जो है, इमेज कभी सामने बन रही है मिरर के, कभी मिरर के पीछे बनती है, हमें कुछ नहीं पता कहाँ बन जाए, पीछे बनती है तो वर्चुअल होती है, आगे बनती है तो रियल होती है। तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन किया गया कि डिस्टेंस को हम कब क्या माने, किस तरह से ट्रीट करें। तो जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, इसको रीड आउट करेंगे एक बार। ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज ऑरिजिन। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चीज़ों को।
ठीक है। दूसरी चीज़, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन इज पॉजिटिव वाइल दैट इट्स लेफ्ट इज निगेटिव। इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको समझा ही देता हूँ, हम उसको रीड आउट नहीं करते, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देना। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इंसिडेंट रे ये आएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे ये आई, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे आई। तो मुझे ये बताओ कि ये डायरेक्शन, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो होती है हमेशा इस तरह से, अगर याद करोगे ज़्यादा आसान होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? देखो ऑब्जेक्ट कभी वर्चुअल नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट तो रियल होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मन में ऐसे बैठे और इमेजिन कर लिया एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे रखा है, जाओ जाके ऑब्जेक्ट को उठा के देखो, मिरर के पीछे जाओगे होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उसको ऐसे याद करो, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से निकल रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव होगा, राइट। ये डायरेक्शन देखो यहाँ पे लिखा भी है, एंगल ऑफ डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि इंसिडेंट लाइट के अगर हम अगेंस्ट देखेंगे, यानी इस पॉइंट पे जो दिखा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट निगेटिव होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यही आपका साइन कन्वेंशन है, यही आपका साइन कन्वेंशन है कि कब क्या साइन लेना है। अब देखो इसको, अभी इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? v जो होती है, v क्या होता है? v हमारा है, जैसे मैंने ये चीज़ जो लिखा है 1/, इसके डेरिवेशन को हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो मिरर फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। अब इसी के बेसिस पे हम मल्टीपल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स फिलहाल हम अगले सेगमेंट में लगाएंगे, आज का सेगमेंट मोस्टली थियोरेटिकल था और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए था। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या होता है? यहाँ पे v देखें तो v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट की, और कहाँ से डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं? सारी डिस्टेंस, ध्यान रखना, हमेशा पोल से मेज़र करते हैं। किसी भी मिरर के हम पोल से मेज़र करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। देखो ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर है। अब ऑब्जेक्ट ये रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट आपका देखो, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, यू जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपकी, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे ना। सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, पोल से करते हैं। तो u क्या होगा इस केस में? निगेटिव होगा, ठीक। तो यानी कि हर केस में u जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, हर केस में निगेटिव होगा, क्योंकि हर केस में इंसिडेंट, देखिए अगर आपकी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में मेजर करोगे ना, तो इंसिडेंट के अपोजिट क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका हर केस में निगेटिव होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका ऑब्जेक्ट यहाँ ना रखा हो। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, किसी ने आपको बताया ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रखा है, समझ लेना कुछ साया वाया है, भूत ऊत का चक्कर है, भाग लेना वहाँ से, रुकना नहीं, मैं बता दे रहा हूँ पहले। अब देखो ये इमेज क्या बनी? यहाँ पे बनी, सपोज रियल इमेज बनी, जो हमने केस लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, हमें पता है सी और एफ के बीच में बनेगी, तो इमेज यहाँ पे बनी। तो अभी हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? फिर से ये इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से निगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ जो होगी निगेटिव होगी इस केस में। फोकल लेंथ भी हम पोल से फोकस के बीच की दूरी नापेंगे, पोल से होते हुए आएंगे। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे भैया? इस चीज़ को नोट कर लो, पोल से, पोल से, पोल से, ठीक है। सारी चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ पोल से नापेंगे। तो फोकल, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ भी हमारी निगेटिव होगी। अब इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स के केस में आते हैं, सपोज कॉन्वेक्स के केस की अगर हम बात करें, तो कॉन्वेक्स के केस में हमें क्या दिख रहा है?
ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो इंसिडेंट तो ऐसे आएगी, ठीक है, ये डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट हम इधर से नापेंगे तो ये तो निगेटिव हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। इस चीज़ को समझना, भी मैं इसको टेबल में नोट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन इमेज क्या होती है कॉन्वेक्स में, पीछे बनती है, हर केस में पीछे बनती है, हमेशा किधर बनती है, तो पोल से हम इस डायरेक्शन में गए, यही तो इंसिडेंट लाइट की भी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हुई, यानी कि इमेज क्या होगी यहाँ इस केस में, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। और इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, इसका फोकस तो राइट साइड लाई कर रहा है। इसका फोकस के लिए भी हम पोल से फोकस पे जाएंगे, यही फिर से इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है। तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी भैया, इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव सा मिल रहा है। कोई नहीं, फिलहाल हम डायरेक्शन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को ज़बरदस्ती रटना नहीं, इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो, कितना रटोगे चीज़ों को। रटा उन्हीं चीज़ों को जाता है जो हमें समझ नहीं आती है, वरना जो चीज़ हम समझ सकते हैं उसे रटने की ज़रूरत क्या। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, पर्दा उठाते, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर केस में निगेटिव होगी, हर केस में निगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैंने आपको फिर बताया, अगर मिरर के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, और ऐसा हुआ तो भूत ऊत का साया है भैया, बच के रहना। और अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि इमेज जो थी मिरर के पीछे जाके बनती है। और कॉनकेव के केस में हमें पता है कि एक केस में जो इमेज जो होती है वो पीछे बनती है, बाकी 5 केसेस में क्या होता है, इमेज जो होती है आगे बनती है। तो उन 5 केसेस में जिसमें मिरर के सामने इमेज बन रही है, यानी इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड ऐसे गई, तो ये डायरेक्शन निगेटिव है। तो उन 5 केस में जहाँ इमेज यहाँ बन रही है, उन पाँचों केस में क्या हो रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या है, निगेटिव है। और सिर्फ एक केस जिसमें मिरर के पीछे इमेज बनी है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये कॉनकेव का ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ये इंसिडेंट लाइट आई, ये डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। इमेज कहाँ बनी, इमेज इधर ही बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इमेज डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव है। और फोकस की बात करें तो भैया, फोकस में आपने देखा कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव के केस में जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो वो चीज़ें आप एक बार इस वीडियो में जाकर के दोबारा से रिविजिट करिए, दोबारा से देखिए, और अगर आपको लग रहा हो कोई पॉइंट आप नहीं नोट कर पाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उस वीडियो को वहाँ पे पॉज करके आप वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, और तभी आगे बढ़िए जब आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट सेगमेंट में ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, हम इसका यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़, एंड करने से पहले एक चीज़ मेरी छूट गई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन पहली चीज़ तो मैग्नीफाई करना मतलब होता है बड़ा हो जाना, यानी कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम नेक्स्ट सेगमेंट में समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है। ये आपने जो मिरर डायग्राम बनाया है उसमें जाकर के एक बार देखिएगा कि जब रियल इमेज बन रही है और जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, किस केस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जाहिर सी बात है मैग्नीफिकेशन यानी इमेज मैग्नीफाई हो गई, बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो ये वही बात हो गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने जब कॉन्केव मिरर के ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज बिल्कुल ऐसी बनी थी उसी पॉइंट पे, यानी सेम ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या थी, सेम थी। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेम हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया 1। और मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो छोटी बनी है, सबको पता है। और मैग्नीफिकेशन का देखिए ये एक फॉर्मूला ये भी है मैग्नीफिकेशन का, माइनस निगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -v/u, -v/u, ये फॉर्मूला है एक और। तो अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आया है जो कि यहाँ पे लिखा है, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, ये लिखा हुआ वर्चुअल का सरनेम ही इरेक्ट होता है। और निगेटिव आया है तो इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी। इस चीज़ को आप जितने आपने केसेस बनाए उसमें जाकर के एक बार मैग्नीफिकेशन ऑब्जर्व करिएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है या कुछ लगता है कि मैंने कोई चीज़ तेज़ या कोई चीज़ बहुत धीमे पढ़ाई है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। आपके फीडबैक से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो को इससे भी बेहतर बनाऊँ। तब तक के लिए अलविदा।
बाय बाय।